हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या कोलिनोलाइटिक एजेंट्स, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट कोर्स कोड BP402T बी फॉर्म 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर के सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट या कोलिनोलाइटिक एजेंट्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन, इनका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप को आसान तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जो हमारा कोलिनोलाइटिक एजेंट्स है, इन्हें हम एंटी कोलिनर्जिक एजेंट या फिर मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, जैसा कि अपने नाम से ही बता रहा है कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम हमने आपको बताया था, कोलिनर्जिक एजेंट्स जो आपको बताए थे, खास करके एस्टाइल कोलिन के जो इफेक्ट्स हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स यानी कि मस्करेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर आते हैं, जस्ट उसका अपोजिट काम जो करे उसी को बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। यानी कोलिनर्जिक सिस्टम का एंटी या अपोजिट काम करने वाला ही क्या कहलाएगा? एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स। ये इनहिबिट करते हैं एस्टाइल कोलिन के एक्शन को, जो कि एटोनॉमिक इफेक्टर्स यानी कि मस्करेनिक और जो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वहाँ पे किया जाता है, और एस्टाइल कोलिन के इस इफेक्ट को ये रोक करके अपने इफेक्ट को शो करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जब हम लोग एस्टाइल कोलिन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि आपके एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर एस्टाइल को एंजाइम ए और कोलिन के जुड़ने की वजह से एस्टाइल कोलिन बनती है, जो कि जब रिलीज होती है सिनेप्टिक वेसल से तो जा करके अपने कोलिनो रिसेप्टर्स यानी कि मस्करेनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जा करके बाइंड होती है और अपने इफेक्ट्स जनरली शो करती है। अब जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स होंगे वो इस एस्टाइल कोलिन को यहाँ पर बाइंड नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर, अभी हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में भी देखेंगे, जनरली कुछ मिलता जुलता एस्टाइल कोलिन के जैसा ही होता है, और एस्टाइल कोलिन से बल्कि ग्रुप्स लेने की वजह से वो रिसेप्टर पर एस्टाइल कोलिन से पहले आकर के बाइंड हो जाते हैं और जस्ट अपोजिट इफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली स्ट्रक्चरली जो है वो एस्टाइल कोलिन तो है नहीं, तो एस्टाइल कोलिन की जगह पर कुछ अपोजिट एक्शन, जैसे मान लीजिए एस्टाइल कोलिन जो है वो हमारी प्यूपिल्स को कॉन्ट्रिक्ट करने का काम करती है, तो ये माइड्रियासिस प्रोसेस कॉज करेंगे और आपके जो प्यूपिल्स हैं उनको क्या करेंगे? डायलेशन का काम करने लगेंगे एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। तो इस तरीके से ये अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। यानी कि ये मस्कुरेनिक एक्शंस को खास करके जो एस्टाइल कोलिन के होते हैं उन्हीं को एंटागोनाइज करने के काम में आते हैं, इसीलिए इन्हें हम एंटी मस्कुरेनिक एजेंट्स या फिर मस्करेनिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के रूप में भी जानते हैं। जो इनके सारे के सारे एक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटी ये एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट शो करते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं एट्रोपिन जैसा। एट्रोपिन सबसे पहला ज्ञात एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है और जो कि एक नेचुरल एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, और ये कोलिन को यानी एस्टाइल कोलिन को बाइंड होने से पहले खुद बाइंड हो जाता है उसके रिसेप्टर पे और अपने एक्शन शो करता है। तो जितने भी इस क्लास के ड्रग्स हैं वो सभी एट्रोपिन जैसे इफेक्ट शो करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग एट्रोपिनिक एजेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर एट्रोपिन लाइक एजेंट्स भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स जो है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कि कहाँ से वो आ रहे हैं, अगर उनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो उन्हें हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक तो नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक और तीसरा सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो नेचर से प्राप्त किया जा रहा है, खास करके सोलेनेसी एल्कोलाइड फैमिली से, जिन्हें हम लोग सोलेनेशियस एल्कोलाइड्स भी बोल रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं उसके एट्रोपिन और स्केपोलामीन। नेक्स्ट सेमी सिंथेटिक, जो कि कुछ तो नेचुरली एल्कोलाइड्स हैं, उनमें कुछ चेंजेस करके हम सेमी सिंथेटिक तरीके से उसे बना रहे हैं, जैसे हिमेटोट्रोपिन, एट्रोपिन मेथियोनाइट्रेट, आइपेट्रोपियम ब्रोमाइड और थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं सेमी सिंथेटिक के। और अगला है सिंथेटिक, जो कि एट्रोपिन स्ट्रक्चर से हम लोग ध्यान में रख करके कुछ सिंथेटिक ड्रग्स बना रहे हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जैसे कि साइक्लोपेंटोलेट, क्लाइडेनियम, डाइसाइक्लोमीन, बेंजोट्रोपिन और प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ये सब सिंथेटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर, तब भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और कुछ बेहतर ड्रग्स जो है आपके सामने आ सकती हैं। सबसे पहला है हमारा सोलेनियस या फिर एल्कोलाइडल कंडीशन में जो ड्रग्स हैं, यानी एल्कोलाइड्स कंटेनिंग ड्रग्स हैं या इनके जो डेरिवेटिव्स हैं और इनके जो एनालॉग्स हैं, जैसे एट्रोपिन और एट्रोपिन से रिलेटेड जो ड्रग्स बन करके आए, एग्जाम्पल आइप्रेट्रोपियम, हेमोट्रोपिन, स्केपोलामीन, एटीसी। जो दूसरा है हमारा वो है, दूसरा जो क्लास है वो है अमीनो एल्कोहल एस्टर्स। ये इनका स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं साइक्लोपेंटोलेट, क्लाइडीनियम, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, एटीसी। नेक्स्ट है हमारा अमीनो ईथर्स, जैसे कि ऑर्फेनड्रीन सिट्रेट,
बेंजट्रोपिन, मेस्लेट, ETC। नेक्स्ट है हमारा अमीनो एल्कोहल्स जैसे कि बाइपेरिडेन, प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल हैं अमीनो एल्कोहल्स के। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा वो है अमीनो एमाइड्स का, जिसके एग्जांपल्स हैं ट्रोपिकेनामाइड, आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड। नेक्स्ट है हमारा डायमाइड्स, जिसके एग्जांपल हैं डाई इथाजीन और इथोप्रोप्राजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस एमीन्स भी हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं हमारे प्राइजेपिन और मेथिजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो ड्रग्स हैं ये सभी क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर हैं, और इसके बेस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो इंपॉर्टेंट, अब ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं इन सभी का स्ट्रक्चर हम सार में भी देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट या फिर कोलिनोलाइटिक एजेंट्स, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप इसको बोल सकते हैं। तो हम जब सार पढ़ने के बारे में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। जो इसका जनरल स्ट्रक्चर है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जैसा हम लोगों ने एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर देखा था पिछले कुछ वीडियो पहले, हम लोगों ने एसिटाइलकोलिन के बारे में पढ़ाई की थी, और ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, तो यानी एसिटाइलकोलिन को ही एंटागोनाइज कर रहे हैं। तो एसिटाइलकोलिन का जो स्ट्रक्चर है कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एसिटाइलकोलिन में हमने देखा था कि एक एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इस एस्टर ग्रुप को अमीनो ग्रुप के साथ जोड़ रहा है कौन? 2 कार्बन की एक चेन, और यहाँ पर ये जो अमीनो ग्रुप है वो क्वाटनरी है, यानी कि 4 बॉन्ड हमारे नाइट्रोजन ने बना रखे हैं, लोन पेयर के साथ इस मिथाइल के साथ बना रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कैटायनिक हेड दिख रहा है, और ये हेल्प करता है रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन को बाइंड करने का। तो जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होंगे उनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ पर भी आपको एस्टर ग्रुप दिख रहा है, एस्टर ग्रुप के साथ यहाँ पर एक कनेक्टिंग ब्रिज दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे थी। ये कनेक्टिंग ब्रिज जो है वो नाइट्रोजन के साथ हमको जोड़ रही है। नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर भी एक टर्शरी या क्वाटनरी अमीनो ग्रुप ही है, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। और एक खास बात है, ये जो मिथाइल ग्रुप था यहाँ पर, इस पर हम बड़े बड़े सब्स्टिट्यूशन यानी तीनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, या 1-2 हाइड्रोजन को इसमें से रिप्लेस कर सकते हैं विद सम बल्की ग्रुप, जैसे साइक्लोएल्किल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, वो हम यहाँ पर हाइड्रोफोबिक सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाते हैं, जिससे इस पूरे के पूरे कंपाउंड की जो कि हमारा कोलिनोलाइटिक एजेंट बनेगा वो इससे ज़्यादा एफिनिटी शो करे रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए। तो अब हम इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता जो है वो एसिटाइलकोलिन से है, लेकिन बल्कि ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें कोलिनोलाइटिक एजेंट्स की, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि सबसे पहले हमें एस्टर ग्रुप दिख रहा है। एस्टर ग्रुप जो है उस पर एक कार्बन लगा हुआ है, जिसे हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अल्फा कार्बन ऑफ एस्टर हम इसे बोल रहे हैं, और इस पर हम सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। या तो हाइड्रोजन छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आगे आपको दिखेगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, या एक बड़ा बल्कि ग्रुप तो हमें लगाना ही पड़ेगा। यहाँ X हो सकता है, R1 हो सकता है और R2, यानी 3 सब्स्टिट्यूशन हम इस पे कर सकते हैं। इस एस्टर ग्रुप को हम अमीनो ग्रुप के साथ जोड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग ब्रिज, जो कि जनरली 2 से 4 कार्बन की होती है, जनरली 2 कार्बन लंबी एक चेन होती है, जो कि इस नाइट्रोजन को इस एस्टर ग्रुप के साथ क्या कर रही होती है? जोड़ रही होती है। ये अमीनो ग्रुप जो है वो टर्शरी या क्वाटनरी होता है, इस पर भी हम सब्स्टिट्यूशन करके इसे टर्शरी या क्वाटनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्वाटनरी अमीनो ग्रुप है यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है, और टर्शरी अगर अमीनो ग्रुप है तो साल्ट फॉर्म में से लेकर के हम अल्टीमेटली उसे भी क्वाटनरी ग्रुप में बदल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए इसे हम लोग कैटायनिक हेड जो है वो बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। जनरल अगर इस स्ट्रक्चर में जो सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? अगर X है तो यहाँ पर OH, CH2OH या मिथॉक्सी ग्रुप, Cl, Br, I जैसे ग्रुप्स हमको यहाँ पर जनरली देखने को मिलते हैं। R1 की बात करें तो जनरली R1 में हमें हाइड्रोजन, या R2 की बात करें तो R1 R2 में कोई एक हाइड्रोजन, फिनाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, साइक्लोएल्किल ग्रुप, हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, इथाइलेनिक ओलेफिनिक बॉन्ड या थाइर इनाइल ग्रुप, इस तरीके के ग्रुप्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी हम लोग आगे उनको एग्जांपल्स में देखेंगे भी। नेक्स्ट R3 की अगर बात करें, ये जो आप कनेक्टिंग लिंक की बात करो, जनरली 2 कार्बन लंबी चेन हमें देखने को मिलती है, कई बार ये 3-4 तक भी जा सकती है, लेकिन जो मोस्ट पोटेंट कंपाउंड है वहाँ जनरली हमें 2 कार्बन की चेन यानी कि CH2 2 बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन के ऊपर जो R ग्रुप्स लगे हुए हैं जिन्हें हम R4 और R4 डैश बोल रहे हैं, वो कई बार सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि मिथाइल ग्रुप दोनों जगह लगा हो, या फिर दोनों इथाइल लगे हों, या फिर
डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे ए साइक्लिक अमीनो एल्किल ग्रुप जैसा भी हमने बताया, साइक्लिक अमीनो एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक अमीनो एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम पाया जा सकता है, जैसे कि एट्रोपिन में आपका ट्रोपिन रिंग देखने को मिलती है। एट्रोपिन का स्ट्रक्चर मैंने पहले से जो है वो बना रखा है, आप उसको जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बढ़िया नंबरिंग वगैरह करके दिखाई है, वो आपको समझ में आएगी। स्कोपोलामिन में हमें स्कोपिन जो है वो रिंग देखने को मिलती है, ये भी एक बाईसाइक्लिक अमीनो या बाईसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नेचुरल कंपाउंड्स में, ये नेचुरल कंपाउंड है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके की बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम का भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर किया जा सकता है, यानी साइक्लिक नाइट्रोजन भी हमें देखने को मिलता है इस स्टेट ग्रुप के साथ जुड़ करके। ये जैसा मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया कि ये जितने भी एजेंट्स हैं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, इनका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सिमिलर होता है स्टाइल कोलिन के साथ, लेकिन यहाँ पर एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट्स किए जाते हैं या बल्कि ग्रुप्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बाइंडिंग जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बढ़ जाती है और ये स्टाइल कोलिन से ज़्यादा एफिनिटी होने की वजह से ये उससे पहले बाइंड कर जाते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर, मस्करेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर खास करके अपना इफेक्ट शो करते हैं और वहाँ पे बाइंड करके जो भी इनका एंटागोनाइज प्रॉपर्टी है वो शो करेंगे, यानी स्टाइल कोलिन से जस्ट अपोजिट इफेक्ट जो है ये देना शुरू कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने इस स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में बांट दिया ताकि हम आसान तरीके से समझ सकें कि हमें पढ़ना कैसे है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जो हम जैसे बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे हम कोई अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होगा वो हम देखेंगे। दूसरा, ये एस्टर ग्रुप क्या ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, या इसे हम किसी दूसरे ग्रुप से बदल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में हम इसे कनेक्टिंग जो ब्रिज है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी लंबी है या क्या है, और इसके बाद लास्ट में सबसे ज़्यादा जो हमारा कैटायनिक हेड है या जो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है उस पर हम कौन से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या क्या वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके ये चारों ग्रुप्स को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन, जो पहला कार्बन है उस पर जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एजेंट हमें देखने को मिलते हैं उसमें जो ग्रुप 1 R1 हम लगा रहे हैं या R2 लगा रहे हैं वो जनरली हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है, खास करके जैसे कि फिनाइल हो, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप हो, साइक्लोपेंटिल ग्रुप हो, यानी साइक्लोएल्केन का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या एरोमेटिक रिंग सिस्टम का यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, खास करके बेंजीन रिंग का। अब बड़े ग्रुप जो है वो R1 और R2 पे जब हम लगाते हैं तो होता क्या है कि जो रिसेप्टर्स पे बाइंडिंग है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से एंटागोनिस्ट एक्टिविटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ती है देन द एगोनिस्ट। जैसे एस्टाइल कोलिन में आप देख रहे थे R1 R2 जैसी चीज़ जनरली वहाँ नहीं थी, वहाँ हाइड्रोजन्स लगे हुए थे। तो जो हाइड्रोजन्स लगे हुए थे, या जब भी उस पर भी हम लोग उसके पूरे क्लास में सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो छोटे ग्रुप से ही सब्स्टिट्यूशन जनरली किया जा रहा था, तो वो एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करते थे, यानी जस्ट लाइक एस्टाइलकोलिन एक्टिविटी शो करते थे। अगर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी चाहिए तो यहाँ पर हमें हाइड्रोफोबिक जो नेचर के सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लार्जर बल्कि ग्रुप लगते हैं और एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी बढ़ती है और बाइंडिंग एफिनिटी भी जो है वो ड्रग की बढ़ जाती है। नेचुरल एजेंट्स की बात करें जैसे कि ट्रोपिन, स्कोपोलामिन, ETC की, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है R1 पे सिंपल हाइड्रोजन और R2 का सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे कि हेमाट्रोपिन, आइपरट्रोपियम, स्कोपोलामिन और एट्रोपिन। इन सभी जगहों पर अगर आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा मैंने इस साइड बना दिया, बाकी सबको मैं इस साइड ही बना रहा हूँ। तो जैसा जनरली स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, ये है हमारा R1 जहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये है हमारा R1 जहाँ पे आपको हाइड्रोजन, ये आपका एस्टर ग्रुप था, एस्टर ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के ऊपर यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो ये एक खास बात है जो कि हमारे नेचुरल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और इस तरीके से काफ़ी सारे कंपाउंड्स में भी आपको R1 पे हाइड्रोजन भी देखने को मिल सकता है। R1 या R2 या इन दोनों पे, या एंड और मैंने दोनों लिख दिया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाइड्रोजन भी मिल जा रहा है, तो उस बात को भी आपको साबित करना है। तो नहीं तो फिर बड़े सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक साइक्लिक रिंग है कार्बन कंटेनिंग, या हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिल सकती है जो कि मैक्सिमम एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टीज देती है, जैसे कि साइक्लोएल्किल ग्रुप लगा दिया, एल्केनाइल ग्रुप लगा दिया, थाइनिलाइल ग्रुप लगा दिया, या फिर अनसब्स्टिट्यूटेड यानी बिना सब्स्टिट्यूशन किए हुए फिनाइल रिंग, सिंपल बेंजीन रिंग लगा दिया। एग्जांपल्स में आप एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, क्लाइडेनियम, डाइसाइक्लोमिन, इन सभी के एग्जांपल्स में आप एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अभी आपने एट्रोपिन देखा, एट्रोपिन में आप देख रहे हैं R1 तो हाइड्रोजन था, लेकिन R2 क्या है, सिंपल एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, अनसब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप जो है यहाँ पर दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से स्कोपोलामिन में भी हमें एक फिनाइल ग्रुप ही दिखने को मिल रहा है जिसमें किसी तरीके का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और ये क्या कर रहा है, बल्कि इस ड्रग की बढ़ा रहा है। साथ ही साथ साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक बेंजीन रिंग यहाँ पर भी देखने को
मिल रही है। क्लाइडीनियम ब्रोमाइड की बात करें तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूशन यानी R1 और R2 दोनों का सब्स्टिट्यूशन जो किया गया है वो सिंपली बेंजीन रिंग्स के साथ ही किया गया है। दो बेंजीन रिंग यहाँ पर लगाई गई यानी सेम सब्स्टिट्यूशन भी किया जा सकता है। जबकि डाइसाइक्लोमीन की बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन ही था, अल्फा कार्बन ही था, वो ही रिंग सिस्टम के अंदर ही है, एक साइक्लोहेक्सिल हेक्सेन रिंग जो है वो बना रहा है और साथ ही साथ इसके भी कार्बन नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर भी एक साइक्लोहेक्सिल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, यानी यहाँ पर भी हमें एक कार्बोसाइक्लिक रिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जबकि आइप्रोटोपियम ब्रोमाइड जो कि एक नेचुरल ड्रग का एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है, वहां पर भी R1 हमें हाइड्रोजन जबकि R2 एक फिनाइल रिंग सिस्टम में देखने को सिंपली मिल रहा है। यहां पर अगर हम इन रिंग सिस्टम पर एल्किल, एराइल, हैलाइड या हाइड्रोनिल सब्स्टिट्यूशंस करते हैं फिनाइल रिंग्स के ऊपर तो एक्टिविटी जो होती है वो सेंट्रल एक्शन वाली जो एक्टिविटी है वो एबॉलिश हो जाती है और एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी की जो पोटेंसी है वो भी कम होती है। यानी हमको यहाँ पर जनरली सब्स्टिट्यूशंस नहीं करने, अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में ही ज़्यादातर एजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो रिंग सिस्टम हम देख रहे हैं वो जनरली आइडेंटिकल भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कई बार क्या होती है कि ज़्यादातर जो पोटेंट कंपाउंड्स हैं उसमें डिफरेंट रिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जिसमें खास करके एक एरोमेटिक रिंग लगा दिया या दोनों एरोमेटिक अगर लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन जनरली एक एरोमेटिक रिंग सिस्टम और एक सैचुरेटेड या एक साइक्लिक रिंग सिस्टम या साइक्लोएल्किल रिंग सिस्टम हमको जनरली देखने को मिल जाता है। अगर देखा जाए तो वहाँ पर वन ओलिफिनिक बॉन्ड भी यानी एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो सैचुरेटेड रिंग सिस्टम है या अनसैचुरेटेड रिंग सिस्टम वो भी आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे कि प्रोपैथिनिलिन है, क्लाइडीनियम है, डाइसाइक्लोमीन है, प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड है, ग्लाइकोपैरोलेट ब्रोमाइड है। इस सब एग्जांपल्स में आपको डिफरेंट रिंग सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। चलिए आइए इसमें से कुछ को देख लेते हैं। जैसे कि प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड को अगर ध्यान से देखिएगा तो R1 में हमको यहाँ पर बेंजीन देखने को मिल रही है और R2 पे हमको एक साइक्लोहेक्सिल रिंग देखने को मिल रही है। ये एक एरोमेटिक रिंग सिस्टम है और ये एक सैचुरेटेड रिंग सिस्टम है, ये दोनों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्लाइकोपैरोलेट ब्रोमाइड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पर बेंजीन रिंग देखने को मिल रही है एरोमेटिक रिंग सिस्टम और एक साइक्लोपेंटिल रिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो हमारा प्रोपेनथाइलिन ब्रोमाइड है जो ड्रग आपको दिख रही है, इसके स्ट्रक्चर में तो बड़ी खास बात है कि यहाँ पर सीधे ये जो कार्बन है इस पर सब्स्टिट्यूशंस किए गए हैं और एक जो है हमारा ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। खास करके यहाँ पर 9 ऑक्सा एंथ्रासीन रिंग देखने को मिलती है जिसे हम लोग ज़ैंथीन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके के भी ड्रग्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें बल्कि ग्रुप्स जो है वो लगे हुए हैं। बात करते हैं अपने अल्फा कार्बन के ऊपर जो एक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या होगा। एक्स सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये जो आपने जनरल स्ट्रक्चर में ये जो एक्स पार्ट बना रखा है इसकी बात की जा रही है। यहाँ पर क्या होगा तो इस पे जो है जनरली हमें एक हाइड्रोजन एटम देखने को मिलता है जैसे कि साइक्लोपेंटोलेट में आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन आपको दिखेगा क्लाइडीनियम में, प्रोसाइक्लिडिन और हेमेट्रोपिन इत्यादि में। जैसे कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, प्रोसाइक्लिडिन का एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लाइडीनियम में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि क्लाइडीनियम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था, ये है आपका क्लाइडीनियम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, OH ग्रुप दिख रहा है। और डिफरेंट और ग्रुप्स भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। जो भी हमारे नेचुरल कंपाउंड्स हैं या नेचुरली सिंथेसाइज या सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, एट्रोपिन, स्कोपोलामीन और आइट्रोपोबियम में, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने अभी एट्रोपिन इत्यादि का स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है। और आइट्रोपोबियम ब्रोमाइड में भी आपको ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात करें हम अपने कुछ और भी ग्रुप जैसे कि कार्बोक्सी एमाइड ग्रुप भी देखने को मिलता है, जैसे आइप्रोप्रोपामाइड में आपको देखने को मिलेगा। आइप्रोप्रोपामाइड को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको एमाइड ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहा है। जनरली जो बहुत ज़्यादा पोटेंट कंपाउंड्स हैं उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। क्यों? और ऐसे कंपाउंड ज़्यादा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी इसलिए शो करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अगर लगे हों तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड रिडक्शन कर सकते हैं रिसेप्टर्स के साथ, जिसकी वजह से उनकी बाइंडिंग जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला हमने पार्ट पढ़ना है, दैट इज एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप जो है वो ऐसा कहा जा सकता है कि एक्टिविटी के लिए ज़रूरी भी है और ज़रूरी नहीं भी है, यानी कि ये प्रेजेंट रह भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, फिर भी एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट जनरली पड़ता नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपको एस्टर ग्रुप देखने को मिलेगा। जैसे आपने अभी सभी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स देखे उन सभी के स्ट्रक्चर में आपको जो है एस्टर ग्रुप देख रहा है, लगभग सभी कंपाउंड्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन वो कंपाउंड जिनके पास नहीं है एस्टर ग्रुप वो भी
पोटेंट होते हैं। एस्टर ग्रुप को हम दूसरे ग्रुप्स के साथ जैसे ईथर ग्रुप्स इत्यादि के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑफ्रेडिन सिट्रेट में आपको देखने को मिलेगा, या फिर पूरी तरीके से एस्टर ग्रुप को हटाया भी जा सकता है, फिर भी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर पोटेंट कंपाउंड्स में हमको एस्टर ग्रुप देखने को मिलता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आप ऑफ्रेडिन सिट्रेट को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एस्टर ग्रुप ना होकर के सिंपल ईथर ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ R एक तरफ R और बीच में हो, दैट इज ईथर ग्रुप। आइप्रोप्रोपामाइड आयोडाइड की अगर एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पर एमाइड ग्रुप तो था ही, लेकिन साथ ही साथ एस्टर ग्रुप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यहाँ कोई एस्टर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। प्रोसाइक्लिडीन में भी आपको इस तरीके से किसी तरीके का कोई एस्टर ग्रुप देखने को नहीं मिलता, जबकि बाइपेरिडिन में भी आपको कोई एस्टर ग्रुप देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक खास बात है। अच्छा, यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि बाइसाइक्लोहेप्टेन रिंग भी जो है, हम लोग जो बात कर रहे थे R1 R2 में, तो वहाँ पर भी हमें एक बाइसाइक्लोहेप्टेन हेप्ट 5 इन रिंग भी देखने को मिल सकती है, जिसका एग्जांपल बाइपेरिडिन काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। अब बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक की, जो बीच में आ रहा है हमारे अमीनो ग्रुप से और एस्टर ग्रुप के बीच में, या सिंपल कार्बन को जो ऐड कर रहा है उसे हम बोल रहे हैं कनेक्टिंग ब्रिज, जो कि तीसरा पार्ट है हमारा। जो रिंग से जो सब्स्टिट्यूटेड रिंग कार्बन है और जो हमारा एमीन नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कई बार क्रिटिकल देखने को भी लगती है और नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी जो एल्किल चेन इन दोनों को कनेक्ट कर रही है वो जनरली 2 से 4 कार्बन की हो सकती है। ज़्यादातर जो पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हैं उसमें हमें 2 ही कार्बन कंटेनिंग चेन देखने को मिलती है, यानी मिथाइलिन यूनिट ही हमें देखने को मिलती है, मिथाइलिन ब्रिज हमें देखने को मिलता है। कोई भी एग्जांपल आप उठा के देख लीजिए, साइक्लोपेंटोलेट का ले लीजिए, डाइसाइक्लोमीन का ले लीजिए, प्रोसाइक्लिडीन का देख लीजिए, सभी जगहों पर जनरली हमें 2 ही ग्रुप दिख रहा है। बाइपेरिडिन देख लीजिए, आप एट्रोपिन का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी के एग्जाम्पल्स में आपको जनरली ये देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार ये जो जो चेन सिस्टम है वो रिंग सिस्टम के अंदर भी जा सकती है, जैसा कि आगे अभी हम लोग 4th पार्ट में देखने वाले हैं। नाउ अब सबसे आखिरी पार्ट, यानी कि जो अमीनो ग्रुप है उस पर सब्स्टिट्यूशन। अमीनो ग्रुप मतलब ये वाला जो हमारा नाइट्रोजन था, अब इसके सब्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो जनरली जो है जो कंपाउंड्स क्वाटनरी अमीनो ग्रुप्स रखते हैं, यानी कि 4 सब्स्टिट्यूशन हो नाइट्रोजन पे, वो ऐसा ग्रुप जो है वो एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा शो करता है। टर्शरी एमीन्स जो होते हैं वो भी अच्छी खासी एक्टिविटी शो करते हैं, इनसे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इनका जो है प्रोटोनेशन या आयनाइजेशन हम कर देते हैं, इनको सॉल्ट फॉर्म में हम देते हैं, तो ये भी क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। जो अमीनो ग्रुप्स हैं इन पर जो सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है वो मिथाइल ग्रुप के साथ किया जा सकता है, 2 मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्लाइडेनियम के केस में देखने को मिल सकता है। वहाँ पर हम लोग 2 जो है सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मिथाइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर ये क्लाइडेनियम है स्ट्रक्चर में, और इस क्लाइडेनियम में आपको मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। ये हमारा स्कोपोलामीन में भी हमें मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, जबकि एट्रोपिन में भी नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। ये सभी मिथाइल सब्स्टिट्यूशन लेकर के चल रहे हैं। या फिर इथाइल सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि डाइसाइक्लोमीन के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। डाइसाइक्लोमीन के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप जो है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर लगे हुए हैं। साइक्लोपेंटोलेट में हमको मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा था। इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड के केस में आपको दिखेगा, और ये सभी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। यहाँ पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन तो है आइपरट्रोपियम में, लेकिन साथ ही साथ एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप यानी 3 कार्बन की चेन और दूसरा कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से ये क्वाटनरी आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं या टर्शरी नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये टर्शरी है, लेकिन इसको सॉल्ट फॉर्म में जब हम HCl के साथ दे रहे हैं तो H+ क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना करके इसको भी क्वाटनरी कर देगा और Cl- इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये सॉल्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं और आयनाइजेशन करके हम मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो खास बात है, जो बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी आपने कुछ एग्जांपल्स में देखा, तो एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जैसे छाता होता है। बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम जैसे कि आपको एट्रोपिन में देखने को मिल रहा है, स्केपोलोमीन में देखने को मिल रहा है, हमारा क्लाइडेनियम में भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको आइपोट्रोपियम में देखने को मिल रहा है। ये क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है ये अबव द प्लेन लगा हुआ है, तो एक छाते जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक बल्कि ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। और इसकी वजह से ये जो ट्रोपिन रिंग है, खास करके इस रिंग को हम ट्रोपिन रिंग बोल रहे हैं, जैसे कि एट्रोपिन में आपको दिख रही थी, वो एक बाईसाइक्लिक या साइक्लिक नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन लगाने पर कई बार ऐसा माना जाता है कि मैकेनिकली या इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये इनएक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को या उनको ढक लेते हैं,
जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन वहाँ पर अनअवेलेबल हो जाती है। तो इस तरीके से भी अपना इफेक्ट ये डाल सकते हैं। क्वाटर्नरी अमोनियम जो अमीन्स कंपाउंड हैं खास करके, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि इनकी जो एफिनिटी है निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए वो जो है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये सीएनएस एक्शन इस वजह से नहीं करते। लेकिन जो टर्शरी अमीन्स हैं, जो हम सिंथेटिक कंपाउंड्स ले रहे हैं, जो कि टर्शरी अमीन्स फॉर्म्स हम या सॉल्ट फॉर्म में जिन्हें बना के दे रहे हैं, वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करती हैं नॉन आयनाइज फॉर्म में, और जाने के बाद आयनाइजेशन अपना कर लेती हैं, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को वो सिंपली क्रॉस कर सकती हैं और फिर वो जा करके सीएनएस एक्शन जो है ज़्यादातर शो कर पाते हैं। जो ये जो एजेंट्स हैं टर्शरी अमीन्स वाले, ये जनरली पेनिट्रेट भी कर सकते हैं, या हमारे जो क्वाटर्नरी अमीन्स या टर्शरी अमीन वाले एजेंट्स हैं वो जनरली जो है कॉर्निया को जो भी उसको भी पेनिट्रेट कर देते हैं, यानी आपके आंखों में जो है प्यूपिल्स तक पहुंच जाते हैं और मैड्रियासिस कॉज कर सकते हैं। मैड्रियासिस का मतलब है कि आपके प्यूपिल का डायलेशन कर सकते हैं और साइक्लोपेजिया भी कॉज कर सकते हैं। साइक्लोपेजिया का मतलब होता है जो हमारी आंखों में सिलेरी मसल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोकस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका जो है पैरालिसिस कॉज करती हैं, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन जो है वो होता है उन मसल्स में, और आसानी से कोई अगर कोई चेक करना चाह रहा है, उसमें कोई ऑपरेशन करना चाह रहा है, कोई दवा डालना चाह रहा है, तो आसानी से वहाँ पर कार्य किया जा सकता है। तो साइक्लोपेजिया जो है वो भी ये ड्रग्स कॉज करती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो सिंपली इसमें कुछ अलग नहीं है कि रिसेप्टर पे ये बाइंड करते हैं और एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करते हैं, तो एसिटाइलकोलिन से जस्ट अपोजिट इनका यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पर आपने एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं, इनका जनरल इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी आपने समझने की कोशिश की, और आशा करता हूं कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की। तो आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हैं, इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना, जो एग्जाम्पल्स आपने लिख दिया एक दो एग्जाम्पल्स, ऐसे स्ट्रक्चर आपको याद हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन ही मान लीजिए एग्जाम में पूछ रहा है तो सारा आपने पढ़ा था, तो वहाँ से आप स्ट्रक्चर दे करके भी क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट्स करने हैं, कोई आपके क्या नाम है डाउट्स हैं, कोई प्रश्न है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।